नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। तो क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 3, जिसका नाम है देव के सवैये एवं कवित्त। तो सवैये हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। आपने देखा पिछले सेशन में हमने एक सवैया यहाँ पर पढ़ा और उसमें हमने देखा कि उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। जो राजसी रूप है उनका, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है और साथ ही उन्होंने वसंत ऋतु के आगमन के विषय में भी बताया है कि वसंत ऋतु का आगमन किस तरह से होता है और उस समय प्रकृति में किस तरह के परिवर्तन आते हैं और किस तरह से प्रकृति स्वागत करती है उस वसंत ऋतु का। जिन बच्चों ने पिछले सेशन में क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, तो क्योंकि अभी हम जब क्लास शुरू करेंगे तो एक बार हम अपना पिछला रिवाइज करेंगे। जो कुछ भी हमने पिछले सेशन में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे फटाफट, फिर आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में देव जी का जीवन परिचय और साथ ही उनके द्वारा दिया गया हमारी पाठ्य पुस्तिका में जो सवैया है वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो सवैये में आपने देखा जो श्री कृष्ण का यहाँ पर रूप दिखाया गया है, जो श्री कृष्ण का रूप यहाँ पर दिखाया गया है कि उनके पैरों में पायल और नुपुर, नुपुर अर्थात घुंघरू बज रहे हैं, बहुत मंजू अर्थात बहुत मधुर ध्वनि से बज रहे हैं। और उनकी जो कटी है अर्थात उनकी जो कमर है उसमें यहाँ पर करधनी, जो करधनी है यानी कि जो एक कमरबंद जो है वो बंधा हुआ है और वो भी बहुत मधुर ध्वनि से बज रहा है और उनके सांवले अंग पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस सवैये का जो अर्थ है वो पढ़ा था। पायनी नुपुर मंजू बजे कटिकंकिनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर किरीट अर्थात मुकुट आप देख सकते हैं, और मंद हसी मुख चंद जुनाई, और जो मंद मंद साथ में हंसी उनके चेहरे पर आई हुई है वो चंद्रमा के समान उनका जो ये जिस प्रकार चंद्रमा की जून रहती है ना, चंद्रमा का उजाला जिस प्रकार रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार उनके मुख पर भी वो तेज समाया हुआ है, वो तेज आया हुआ है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। जिस प्रकार मंदिर में हमेशा एक दिया जो है जलता रहता है, उसी प्रकार इस जगत रूपी मंदिर के दिए के समान यहाँ पर कृष्ण को कहा है। और देव जी कहते हैं कि कृष्ण इतने सुंदर रूप सौंदर्य में ब्रज के दूल्हे के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो इस तरह से सवैया हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद कवित्त, कवित्त हम पढ़ रहे थे। तो कवित्त में यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति का जो एक रूप, प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति में जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उसका यहाँ पर इसकी तुलना की गई है कि जब घर में हमारे कोई नए बच्चे का जन्म होता है, कोई नया शिशु आता है हमारे घर में, तो किस तरह का उत्साह का माहौल, किस तरह की खुशी हमारे परिवार छा जाती है, किस तरह से की खुशी हमारे लोगों के चेहरों पर आ जाती है। तो बिल्कुल वही प्रकृति में भी दिखाया गया है कि प्रकृति जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति बहुत ही सुंदर रूप अपना बना लेती है, बहुत ही सुंदर रूप में प्रकृति होती है। और उस समय वो अलग अलग तरह से, जैसे घर में छोटे बच्चे को लोग
अपने अलग अलग तरह से, कोई उसको अच्छे से खाना खिलाता है, कोई उसको हंसाता है, कोई उसको कपड़े पहनाता है, कोई उसके लिए खिलौने लेकर आता है, और कोई उसको गोदी में झूला झुलाता है, कोई उसको घुमाता है। तो इस तरह सब अपने अपने तरीके से लाड़ करते हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रेम करते हैं। तो उसी तरह वसंत के आगमन पर, वसंत को यहाँ पर एक नन्हे शिशु की तरह कहा है, और प्रकृति उसके आने की खुशी में किस तरह से बावरी हुई जा रही है, किस तरह से अपने आप को सजा रही है, अपने आप को संवार रही है और उसका स्वागत कर रही है, वो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि बाहरी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कलिन नायिका लतान सिर सारी दे। तो यहाँ पर आगे की जो ये पंक्तियां हैं, इसमें क्या कहा गया है कि जो यहाँ पर सुमन डार द्रुम्ब यानी कि जो पेड़ों की डालियां हैं, उन पर जो नए नए पल्लव आए हैं, नई नई कलियां आई हैं, नए नए पत्ते आए हैं, वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो वसंत ऋतु के लिए बिछौना हो। और सुमन झिंगुला सोहे तन छवि बारी दे, और अलग अलग नए नए तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों ने उस पर ऐसे खिले हुए हैं मानो कि उस वसंत के लिए वो वस्त्र तैयार कर रहे हो। पवन झुलावे, पवन यानी कि जो मंद मंद हवा चल रही है, तो वो इस प्रकार से मंद मंद हवा चल रही है मानो वो छोटे बच्चे को पालना झुला रही हो। के कीर बतरावे देव। और यहाँ पर जो भी कोयल है, तोता है, मोर है, बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं, वो अपनी अलग अलग आवाजों से उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं कि जिस प्रकार घर के सदस्य जो लोग होते हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं, घर में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो राई और नून जलाकर अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए टोटका करते हैं, छुटकारा पाने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए राई नून जलाते हैं और उनके सिर के ऊपर से ऐसे घुमाकर फेंक देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो एक प्रकृति है, उसमें जो पराग की जो एक खुशबू है, वो इस तरह से छाई हुई है मानो जैसे अभी यहाँ पर किसी ने राई नून जलाया हो, और इन कंज कलिन नायिकाओं लताओं के सिर पर से घुमाकर, क्योंकि वो जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैली है, वो पूरी प्रकृति में फैली है, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो राई नोन है, ये सभी कंज कलियों की, नायिकाओं की, लताओं की सिर से ऐसे घुमाकर फेंक दी हो। आगे कहते हैं, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रताही जुगावत गुलाब चटकारी दे। आगे के क्या कौन सी पंक्तियां हैं? मदन महिप जू को बालक बसंत ताही। तो यहाँ पर अब जो मदन महिप, जो प्रकृति का जो बालक है, प्रकृति का जो बालक है वसंत, उसको यहाँ पर प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महिप जू को बालक, जो प्रकृति है उसको मदन महिप यानी कि जो ईश्वर है, प्रकृति जो है, संसार जो है, उसका एक बालक है ये वसंत। इनको प्रातः ही जगावत, सुबह सुबह जगाते हैं गुलाब। कौन जगाते हैं उन्हें सुबह सुबह? गुलाब जगाते हैं। जिस प्रकार घर में जब बालक सोया होता है, जब बालक सोया होता है तो सब एक्साइटेड होते हैं कि कब उठेगा ये कब उठेगा, कब हम इसके साथ खेलेंगे, कब ये उठेगा, कब हम इसके साथ खेलेंगे। तो इसी तरह से प्रकृति भी उस वसंत को जगाने के लिए, यानी कि वसंत ऋतु में जो सुबह सुबह गुलाब की जो कली होती है, वो जैसे ही सूरज की प्रातः ही जगावत,
प्रातः होती है, जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है तो वो जो सुंदर सी कली होती है वो एक पुष्प के रूप में चटक कर खिल जाती है। तो प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो ऐसा लग रहा है मानो इस वसंत रूपी जो बालक है, उसको बड़े प्यार से ये गुलाब की जो कली है वो फूल बनकर खिल पड़ती है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बालक को बड़े प्यार से वो सुबह सुबह जगा रही हो। और जैसे हम घर में बालक को उठाते हैं तो क्या करते हैं, हल्की सी उसे गुदगुदी करते हैं, या उसके कान में उंगली करते हैं, उसके सर में उंगली करते हैं, या उसे थोड़ा सा हल्की सी चुटकी बजा देते हैं उसके लिए, तो वो उठ जाता है। उसी प्रकार इतने प्यार से हम इसलिए उठाते हैं ताकि वो रो ना दे, क्योंकि छोटे बच्चे को जब हम जोर से उठाएंगे तो वो बहुत छोटा है और वो डर जाएगा। तो इस तरह से हम उसको प्यार से उठाते हैं। तो इसी तरह से वसंत ऋतु में बहुत सारे गुलाबों की जो कलियां हैं वो सुबह सुबह सूरज को देखते ही वो चटक कर खिल जाती हैं। तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वसंत रूपी बालक को प्रेम से जगा रही हों। तो प्रकृति का ये जो रूप सौंदर्य है ये यहाँ पर हमने बताया, ये यहाँ पर क्लियर हो गया ये वाला कवित्व। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर कवित्व दिया है और दूसरे कवित्व को पढ़ने से पहले आप देख सकते हैं किस तरह का चित्र यहाँ पर दिया है, किस तरह का चित्र यहाँ पर दिया है। और आप देख सकते हैं पूर्ण चंद्र, रात्रि का समय हमें दिखाई दे रहा है और आकाश में बहुत सारे तारे हमें दिखाई दे रहे हैं, पूर्ण चंद्र हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पूर्णिमा में चांदनी की रात और जो धरती है और आकाश जो है, जब पूर्णिमा होती है उसमें जो चांदनी रात होती है उसमें धरती और आकाश के सौंदर्य को यहाँ पर दिखाया गया है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा दृश्य अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया दृश्य है। तो इसको पढ़ते हैं अगले कवित्व को। फटिक सलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो आपके कवित्व या सवैये यहाँ पर दिए गए हैं ये आपके ब्रज भाषा और खड़ी बोली में है। तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप एक बार अर्थ समझ जाते हैं, जैसे कि इससे पहले कि हमने यहाँ पर कवित्व और सवैया जो हमने पढ़ा, अब मुझे नहीं लगता कि बच्चे जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है, जिन्होंने समझा है, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए थोड़ा सा भी टफ है। हाँ, ये है कि एक बार में नहीं समझ आता। अगर आप कहेंगे आपको सारा भावार्थ में रिटर्न में आपको सारा लिखवा दूंगी, एक एक चीज आपको लिखवा दूंगी भावार्थ की, तो ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए शब्दों को। फटिक सलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदित दधी को सो अधिकाई उमगे उमद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। तो इस प्रकार इस कवित्व में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवि देव ने पूर्णिमा की चांदनी रात में आकाश और धरती का रूप बताया है, आकाश और धरती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि जब पूर्णमासी की रात होती है तो किस तरह का दृश्य होता है आकाश में और धरती में। एक अलग ही सुंदरता, एक अलग ही आभा जो है वो फैली हुई होती है पूरी धरती में। तो यहाँ पर क्या कहा है, फटिक सलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमद। तो यहाँ पर पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह से फैली है जैसे फटिक अर्थात प्राकृतिक क्रिस्टल जो होते हैं ना, जो क्रिस्टल होते हैं जो शाइन करते हैं, जो चमकते हैं, फटिक अर्थात क्रिस्टल। तो जो प्राकृतिक क्रिस्टल होते हैं, प्राकृतिक क्रिस्टल यानी कि जैसे
जो आप आकाश की तरफ देखते हैं तो वहां पे जो तारे होते हैं, वैसे तो तारे जो हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि हमारी धरती से भी बड़े होते हैं कोई कोई तारे, लेकिन वो हमसे इतनी दूर है, इतनी दूर है कि वो हमें एक छोटे से कण के रूप में दिखाई देते हैं, एक चमकते हुए कण के रूप में दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर कहा कि जैसे फटिक सलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, जैसे प्राकृतिक क्रिस्टल जो नाम की जो एक पत्थर है, नाम का जो एक पत्थर है, उसमें से निकलने वाली सुधारियो सुधा मंदिर उदित दधि को सो अधिकाई, यानी कि उससे निकलने वाली जो एक दूधिया रोशनी है, एक अलग ही रोशनी होती है, जो चांद की रोशनी होती है ना, वो बहुत शांत करने वाली, बहुत प्यारी सी। आप देखेंगे चंद्रमा को, अगर आप पूर्णमासी की रात को थोड़ी देर के लिए अकेले में बाहर आकर आप आकाश की तरफ निहारेंगे, चंद्रमा को देखेंगे तो बहुत सुकून आपको मिलेगा, अलग सी शांति आपको मिलेगी। तो वो जो निकलने वाली प्राकृतिक क्रिस्टलों से निकलने वाली जो दूधिया रोशनी है, वो उससे क्या है, सुधारियो सुधा मंदिर, सुधा अर्थात धरती, सुधा अर्थात पृथ्वी, सुधा अर्थात तार रूपी जो मंदिर है वो ज्योतिमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि दिन के समय में तो सूरज की रोशनी होती है और रात के समय में अक्सर जो चंद्रमा होता है वो अपने घटते बढ़ते साइज के कारण इतनी रोशनी नहीं होती है, लेकिन जो पूर्णमासी की रात होती है उसमें पूरी धरती ज्योतिमय हो जाती है, पूरी धरती प्रकाशमय हो जाती है। तो संसार रूपी मंदिर जो है वो प्रकाशमान हो रहा है। और क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव। तो वो कहते हैं जहां भी नजर पड़ती है, जहां भी नजर पड़ रही है वहां उन्हें चांदनी ही चांदनी दिखाई दे रही है, वहां उन्हें हर जगह रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। तो ये उन्हें कैसा लग रहा है, ये उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसद बंद। तो जिस प्रकार ये धरती पर ऐसे जब समुद्र हिलोरे लेता है ना, समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, तेजी से पानी आता है, तेजी से वापस जाता है, तो इस तरह से हिलोरे लेते लेते क्या होता है, समुद्र में एक फेन बन जाता है, यानी कि झाग बन जाता है। तो इसी प्रकार कवि यहाँ पर कहते हैं कि जहां पर भी नजर पड़ती है वहां उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये धरती में किसी दूध या दही का जो समुद्र है वो हिलोरे ले रहा हो, जैसे चारों तरफ दूध दही का फेन, दूध दही का झाग फैल गया हो। और इसकी जो रोशनी है वो इतनी ज्यादा पारदर्शी है, इतनी ज्यादा साफ साफ उन्हें दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी प्रतीत हो रही है। आगे कहते हैं, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, अरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर प्रकृति के लिए उन्होंने प्रयोग की है। कहते हैं, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जो धरती पर फैली चांदनी की जो रंगत है, धरती पर फैली हुई चांदनी की जो रंगत है, चांदनी की जो सुंदरता है, वो फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है और उसकी स्पष्टता बिल्कुल इतनी ज्यादा, जैसे एक दूध में बुलबुला आता है ना, तो उसके समान इतनी ज्यादा स्वच्छ है और स्पष्ट है और पारदर्शी है। और इस चांदनी रात में जो कवि हैं उनको
जब पूरा चांदनी रात का इस तरह से वर्णन कर दिया है, तो इस प्यारी सी चांदनी रात में कवि को जो तारे हैं, तारे सी तरुणी तामे ठाड़े झिलमिल होती, तो जो तारे सी तरुणी, तरुणी अर्थात किशोरी या नव युवती, तारे सी तरुणी, ठीक है। तो कवि को जो तारे सी सुंदर सुसज्जित जो युवतियां हैं, वो जो तारे हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे सुसज्जित, बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई युवतियां खड़ी हों या युवतियां बैठी हों, इस तरह से उनको इस सुंदर चांदनी की आभा में वो तारे लग रहे हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत सुंदर झिलमिलाते रंग बिरंगे सुंदर कपड़े पहन के वो तरुणियां यानी कि नव युवतियां, वो किशोरियां, वो खड़ी हों। मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, अर्थात जिनके आभूषणों में मल्लिका पुष्प के मरकंद से जो मिली हुई ज्योति है, वो ऐसे उनके तारे टिमटिमाते हैं ना, तारों की रोशनी जो आपको लगती है, तो वो ऐसे टिमटिमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे मरकंद मोती से निकलने वाली ज्योति हो। और आरसी से अंबर में आभासी उजरी लागे, आरसी अर्थात दर्पण, आकाश इस तरह का प्रतीत हो रहा है, आकाश इतना ज्यादा स्वच्छ है, इतना ज्यादा साफ है कि मानो वो एक स्वच्छ दर्पण हो, साफ सुथरा दर्पण हो, जिस पर प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत है चंद। ऐसा लगता है चंद्रमा उस सुंदर आकाश में, उस स्वच्छ आकाश में जैसे प्यारी राधा रानी का प्रतिबिंब हो, प्यारी राधा रानी का कोई बिंब हो। आकाश ऐसा लगता है कोई आरसी है, जैसे राधा रानी शीशा देख रही हैं और उनका सुंदर सा मुखड़ा उस स्वच्छ आरसी यानी कि उस स्वच्छ जो शीशा है उसमें दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का लग रहा है ये पूर्णमासी का चांद, ये पूर्ण चंद्र। तो इस प्रकार से बहुत ही प्यारा वर्णन यहाँ पर किया गया है कवि के द्वारा पूर्णमासी की रात का, और उस रात में आसमान और धरती का, साथ ही तारों को यहाँ पर नव युवतियों की संज्ञा दी गई है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से कवि ने ये कवित्व यहाँ पर लिखा है। और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। देव जी के सवैये और कवित्व दोनों हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें मैं भावार्थ आपको लिखवा दूंगी। जिन बच्चों ने लिख लिया है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप घर जाओ और उसको एक बार रिवाइज करो, जो भी मैम ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, कोशिश करो कि खुद से लिखने की कोशिश करो, काव्य सौंदर्य लिखो, भावार्थ लिखो। और साथ ही जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, काफी शब्द आपको इसमें ऐसे लगे होंगे जिनका अर्थ आपको समझ में नहीं आया होगा। जब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आप भावार्थ को नहीं लिख सकते। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नों के पहले तो भावार्थ लिखेंगे, उसके बाद जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखेंगे, और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।